हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके राजस्थान लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजफुल रहने वाले हैं। तो अभी अगर बात करें तो अभी अपन टारगेट कर रहे हैं राजस्थान पुलिस और राजस्थान ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को, और उसी को टारगेट करते हुए अपन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, मोनोत नैण सिंह ने गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है। ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। मोनोत नैण सिंह ने गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, मोनोत नैण सिंह और कर्नल जेम्स टोड ने दोनों ने ही गोहिल वंश की 24 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं बताई। यह आपको ध्यान में रखना है, आपको वैसे पता भी होगा। दोस्तों एक बात है बता दूं कि अपने जो ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के लिए एप्लीकेशंस हैं, उन पर मैं जल्दी ही इन प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन करवाने से पहले वहाँ पर डाल दूंगा, जिससे आप टेस्ट दे पाएंगे। तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उस ऐप में, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न है, गोपीनाथ शर्मा के मत अनुसार गोहिल वंशज थे। यानी कि गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को विदेशी बताया है कि ब्राह्मण बताया है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, क्या बताया है, यह आपको बताना है। गोहिल किसके वंशज माने जाते हैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार? तो देवदत्त भंडारकर की अगर बात करें तो उन्होंने गोहिलों को ब्राह्मण बताया था, यानी कि ब्राह्मणों के वंशज हैं। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी गोहिल गुजरात के आनंदपुर के ब्राह्मण है। यानी कि गोहिलों का संबंध कहाँ से है? तो गुजरात के आनंदपुर से संबंध रखते हैं। और ये मूल रूप से कौन थे? तो ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। ऐसा कौन कह रहा है? गोपीनाथ शर्मा जी कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, गुहादित्य। गोहिल को ही कहा जाता है गुहादित्य। और गुहादित्य किसके सहयोग से शासक बना था? तो ये आपको बताना है। आपको पता होगा कि 566 ईस्वी में गुहादित्य के द्वारा ही भीलों के सहयोग से गोहिल वंश की स्थापना की गई थी मेवाड़ में। तो आपके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीलों के सहयोग से। मेवाड़ में भीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक भील था जिसका नाम मंडेला बताया जाता है। उस भील ने अपना अंगूठा काट कर इस गोहिला दत्य कह दो या गुहा दत्य कह दो, इसका राज्याभिषेक किया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नयन चंद्र सूरी ने गोहिलों को माना है। नयन चंद्र सूरी ने गोहिलों को क्या माना है? सूर्यवंशी, रघुवंशी, विदेशी या सूर्यवंशी और रघुवंशी दोनों? तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा सूर्यवंशी और रघुवंशी दोनों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी के अनुसार गोहिलों को क्या माना जाता है? सूर्यवंशी और रघुवंशी माना जाता है। अब देखो दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। गोपीनाथ शर्मा की बात अपन ने अभी की, देवदत्त भंडारकर की बात भी मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। इन दोनों ने, शर्मा ने और भंडारकर ने, गोहिलों को क्या माना है? ब्राह्मण माना है। नयन चंद्र सूरी ने गोहिलों को सूर्यवंशी और रघुवंशी माना है। इसके अलावा एक बात और पूछी जाती है अबुल फजल से रिलेटेड। तो अबुल फजल के अनुसार गोहिल है वो ईरान के बादशाह नौशेखा के नौशेजाद के वंशज हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नौशेखा आदिल के वंशज इनको माना जाता है गोहिलों को, अबुल फजल के अनुसार। तो ये आपको ध्यान में रख जाएगा। देखो खान शब्द है वो मुस्लिम कम्युनिटी के नाम के पीछे लगता है, खान शब्द। और अबुल फजल भी कौन था? मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नौशेखा है, बादशाह नौशेखा, उससे संबंधित किसने बताया है? तो वो अबुल फजल ने बताया है। गोपीनाथ शर्मा, शर्मा खुद ब्राह्मण है, तो इसने ब्राह्मण भंडारकर और शर्मा है, ये दोनों ने क्या बताया? ब्राह्मण बताए। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नयन चंद्र सूरी, तो इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है? सूरी। तो सूर्य से आप रिलेट कर सकते हैं सूरी को। तो सूर्यवंशी और रघुवंशी किसने बताया? सूरी ने बताया। कौन सा सूरी? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बप्पा राव से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और सही कथन कौन सा है उसके अनुसार आपको यहाँ पर
चयन करना है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई थी, पहला कथन। दूसरा कथन है डी आर भंडारकर के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। तो यहां पर आपको बताना है, कुछ भी यहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो अच्छे से कथनों को पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो पहला कथन है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई थी, बिल्कुल सही कथन है, ए ऑप्शन सही है। तो एक तो डी कट गया कि कोई कथन सत्य नहीं है, और एक दूसरा कट गया कि केवल दूसरा कथन सत्य है। अब बचे दो ऑप्शन, एक कथन सत्य है और तीसरा है सी ऑप्शन है, एक और दो दोनों सत्य हैं। तो दूसरा कथन क्या है, डी आर भंडारकर। तो यहाँ पर डी आर भंडारकर के अनुसार नहीं है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम आपने सुना होगा। ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये आपके यहाँ पर डी आर भंडारकर गलत होगा, तो दूसरा कथन आपके क्या हो जाएगा, गलत। तो सी ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिक, बचा कौन सा, ए आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आजकल आते हैं और इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अभी पटवार का एग्जाम हुआ, आरएस का एग्जाम हुआ, इनमें ही आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ग्राम सेवक में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है बप्पा रावल के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। पहला कथन है बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम था, बिल्कुल। दूसरा है बप्पा रावल के समकालीन चालुक्य शासक कौन था, विजयादित्य सेकंड। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर बप्पा रावल के समकालीन नागभट्ट फर्स्ट था, बिल्कुल ठीक है। बप्पा रावल के चालुक्य शासक कौन था, तो ये विजयदत्त सेकंड था। तो इस प्रकार अपन बात करें तो यहां पर दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, नागदा उदयपुर में सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सास बहु का मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, नागदा उदयपुर में है। और इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में ये निर्मित है। नागदा में है तो नागर शैली में, ऐसे अपन याद रख सकते हैं रिलेट करके। नागदा नागर शैली कौन सा है, सास बहू का मंदिर। इस मंदिर को सहस्त्र बहु भी कहा जाता था, अब धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया, साहस बहु हो गया है। तो मूल रूप से इसका नाम क्या था, सहस्त्र बहु था। नागदा गोहिल शासकों की प्रथम राजधानी थी और बाद में जत्र सिंह ने राजधानी है वो परिवर्तित करके चित्तौड़ को बना लिया था, क्योंकि इल्तुतमिश के आक्रमण के समय उसने नागदा को नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जत्र सिंह ने किस सल्तनतकालीन शासक को शरण दी थी, ये आपको बताना है कि जत्र सिंह ने किस सल्तनतकालीन शासक को शरण दी थी। तो यहां पर साथियों अगर बात करें तो 1248 ईस्वी की बात है, मेवाड़ का शासक जैत्र सिंह था और उस समय आपके जैत्र सिंह के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को शरण दी गई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जय फॉर जैत्र सिंह, जय फॉर जलालुद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं इसको। वैसे ये तो याद ही रह जाएगा, जैत्र सिंह किसको शरण दी थी, जलालुद्दीन खिलजी को। 9वां प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, रावत समर सिंह के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो रावत समर सिंह के संदर्भ में कथन लिखा है, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक। दूसरा है समर सिंह का समकालीन शासक दिल्ली का शासक है वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश यहाँ पर नहीं था, समर सिंह के समकालीन दो शासक हुए हैं, एक का नाम था जलालुद्दीन और एक का नाम था अलाउद्दीन, एक के और जेके। तो जेके एके को आपको ध्यान में रखना है, पहले जेके था फिर एके आया। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जेके मतलब जेके सीमेंट नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहां पर अगर बात करें तो पहले दूसरा ऑप्शन तो कट गया, तो ऑप्शन ये भी कट गया, ऑप्शन ये भी कट गया। अब जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक समर सिंह ही था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसने क्यों लगाया था, तो इसके दरबारी विद्वान थे, एक था रत्न प्रभसूरी और एक था पार्श्वचंद्र। इन दोनों के कहने पर रावल समर सिंह ने आपके क्या है जो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये रावल समर सिंह है, रावत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मेवाड़ में रावल शाखा को निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रारंभ किया था? रावल शासक। तो रावल शाखा जो है वो किसने प्रारंभ की थी? तो रावल शाखा की अगर बात करें तो मेवाड़ के शासक रण सिंह के पुत्र आते हैं, जिनका नाम है क्षेम सिंह, और क्षेम सिंह के द्वारा ही आपकी रावल शाखा को प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रण सिंह का ही दूसरा पुत्र था जिसका नाम था राहप, और इस राहप ने क्या किया था, राणा शाखा की स्थापना की थी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राणा शाखा की स्थापना राहप ने की, जबकि रावल शाखा की स्थापना किसने की? क्षेम सिंह ने की। ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहड़ पर अधिकार किया था? आहड़। आहड़ पर अधिकार किसने किया था? तो यहां पर अगर बात करें तो जालोर का एक शासक आता है जिसका नाम आता है कीर्तिपाल चौहान। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के जो शासक थे सामंत सिंह, इनको हराकर अधिकार कर लिया था। लेकिन सामंत सिंह का एक भाई था, अगर आपको याद है तो, कुमार सिंह, और कुमार सिंह और मेवाड़ के सामंतों ने मिलकर पुनः कीर्तिपाल चौहान को हरा दिया था और आहड़ को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सामंत सिंह को किसने हराया था? तो कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। कीर्तिपाल चौहान को किसने हराया? तो सामंत सिंह के भाई, आपके छोटा भाई था कुमार सिंह, उसने हरा दिया था मेवाड़ के सामंतों के साथ मिलकर। 12वां प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जेत्र सिंह ने बनाया था इल्तुतमिश के आक्रमण के समय। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी यहाँ पर, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जेत्र सिंह चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन है? तो जेत्र सिंह को ही माना जाता है दशरथ शर्मा के अनुसार। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो विजय प्राप्त की थी 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त हुई। और यहाँ पर यह सेना कब आई थी? तो 28 जनवरी 1303 को आकर बैठ गई थी। इतना लंबे समय बाद इनको विजय प्राप्त यहाँ पर हुई थी। 14वां प्रश्न है, समर सिंह के काल में कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो समर सिंह के साल के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और वो शिलालेख कौन कौन से हैं? तो उनमें से कुछ शिलालेख आपको ध्यान में रखने हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे आबू का शिलालेख है, दरीबा का शिलालेख है, और चीरवा का अभिलेख है, और 5 जो है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं अभिलेख। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 5 तो चित्तौड़गढ़ के अभिलेख हैं, और छठा आपके चीरवा, 7वां दरीबा और 8वां आबू। ध्यान रह जाएगा, लेकिन इतना तो ध्यान रखना ही है, 8 प्राप्त हुए हैं। कुंभकर्ण ने गोहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण जो कि आपके रावत समर सिंह का ही पुत्र था, रावल कुंभकर्ण, इसने जो गोहिल वंश की स्थापना है वो कहाँ पर की है? तो इसने की थी नेपाल में। तो नेपाल का जो राजवंश है वो यहीं से निकला है, मेवाड़ से ही। और नेपाल के शासकों ने राणा की उपाधि धारण की थी, अगर आपको पता हो तो। तो यहाँ पर नेपाल में किसने की थी गोहिल वंश की स्थापना? तो कुंभकर्ण ने की थी। कुंभकर्ण रामायण वाला कुंभकर्ण नहीं है, ये कुंभकर्ण है मेवाड़ का। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं मोमिनाबाद, जनानाबाद, खिजराबाद। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रखा था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो कार्यभार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वो अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था। और खिजर खां के नाम पर ही इसका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा था।
तो ध्यान रह जाएगा खिजराबाद, खिजर खां, इसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी का, तो खिजर खां को सौंपा और खिजराबाद नाम रखा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है रानी पद्मिनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रानी पद्मिनी व रतन सिंह का देव विवाह हुआ था। अब देखिए यहां पर रानी पद्मिनी और रतन सिंह का कौन सा विवाह हुआ था असत्य पूछा है। तो आपको पता होगा कि रानी पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप की, यानी कि श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी थी। गंधर्व सेन की बेटी, तो गंधर्व, पिता का नाम गंधर्व और विवाह भी कौन सा हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था। तो देव विवाह यहाँ पर नहीं हुआ, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, गंधर्व सेन की बेटी और विवाह भी कौन सा हुआ? गंधर्व विवाह हुआ। ये विवाह के अलग अलग प्रकार हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाएंगे। रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था, तो बिल्कुल सही बात है ये तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल ए। असत्य पूछा है तो केवल एक हो जाएगा। और पद्मिनी की जानकारी है, अगर आपसे पूछा जाए कि रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में किसने बताया, तो रतन सिंह के वहां पर एक वो क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण है, वो क्या रहा करता था, उसने बताया था, जिसका नाम था राघव चेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? तो छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है राणा हमीर को। हमीर देव सिसोदिया को माना जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और राणा हमीर की उपाधि एक ध्यान में रखना, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है इनको। अर्थात विषम इस परिस्थितियों में भी सिंह के समान रहने वाला, अडिग रहने वाला माना जाता है किसको? राणा हमीर को। छापामार युद्ध पद्धति को एक नाम और दिया जाता है गुर्रिला युद्ध पद्धति, तो इसका जनक भी राणा हमीर ही होगा। 19वां प्रश्न है सिंगोली का युद्ध निम्न में से किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो सिंगोली का युद्ध आपको पता होगा हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में ये लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध लड़ा गया और इसमें अमीर देव सिसोदिया ही विजय हुआ था। और इस युद्ध के उपरांत ही अमीर देव सिसोदिया ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को 3 माह तक बंदी बनाकर रखा था। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हमीर के लिए लिखा भारत में हमीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए? तो ऐसा लिखा है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि हमीर ही आपके जो है वो एक बचा है, बाकी सब क्या हो गए? राजवंश नष्ट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे क्लास को अगर नहीं किया है तो निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? राणाचूड़ा। बिल्कुल कर सकते हैं, राणाचूड़ा होगा, बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार यहाँ पर चूड़ा ही देता है सारे ऑप्शन, आगे क्या लगाता है? राजा चूड़ा, महाराजा चूड़ा, राणा चूड़ा, रावल चूड़ा, ऐसे करके वो कंफ्यूज कर देता है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, राणा लगा हो तो उसी को करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राणा मोकल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन आपको चयन करना है। तो राणा मोकल ने मेवाड़ में वेधशालाओं का स्थापित किया। ठीक है। दूसरा है राणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। राणा मोकल ने वेधशालाओं को स्थापित किया था और त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ?
बताओ सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच हुआ था। किसके बीच में? महाराणा कुंभा और मालवा के शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ था। ये क्या हो जाएगा? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, 1437 में, याद रख लेना इसको। अगला प्रश्न है, अब देखो ये 26वां 27वां प्रश्न आप कहेंगे बीच में छोड़ दिए प्रश्न, ऐसा नहीं है। ये बीच में प्रश्न टाइप होने के बाद में बीच में जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिया, तो इस कारण आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है ना, बीच में छोड़ा नहीं है मैंने प्रश्न, जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिया। अब देखो यहाँ पर है सत्य कथन आपको बताना है। तो राणा कुंभा के समकालीन मालवा का शासक महमूद खिलजी था, तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी अपन ने बात की है महमूद खिलजी की। और राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किया था, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो हत्यारे थे मैपा पंवार और एक का चाचा मेरा, वो सब कहाँ चले गए थे? यहाँ पर मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास चले गए थे। तो महमूद खिलजी ने क्या किया? उनको शरण दी, और उसका बदला लेने के लिए ही महाराणा कुंभा ने ये सारंगपुर का युद्ध किया था। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, सी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने किसके सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या की थी? तो रणमल राठौड़ का नाम आपने सुना होगा, और ये रणमल राठौड़ है वो कुंभा का संरक्षक था, और इसकी एक प्रेमिका थी भारमली, उसी के सहयोग से। प्रेमिका किसकी? रणमल राठौड़ की, और ये महाराणा कुंभा की थी दासी। तो इसके सहयोग से 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी गई भारमली के सहयोग से। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपने पूरे प्रश्न अटेंड किए होंगे, और कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्न आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, यह आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं।